दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में जो बन सकते हैं अभी आगामी एग्जामिनेशन में। इसलिए आप उत्तर प्रदेश के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश, अगर भारत राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। और भारतवर्ष में ही नहीं, अगर पूरे विश्व में भी अगर हम देखें तो केवल 5 ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से अधिक जनसंख्या लिए हुए हैं। अगर हम लोग इसके राजकीय चिन्हों के बारे में यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालें दोस्तों, तो इसका राजकीय चिन्ह क्या होता है? एक मछली एवं तीर कमान, मछली एवं तीर कमान होता है। राजकीय पशु के बारे में बात करूं तो मैं बारहसिंगा होता है। राजकीय मछली के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं मोए या चीतल। यहाँ राजकीय पक्षी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सारस है दोस्तों। और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं राजकीय वृक्षों के बारे में तो वो होता है अशोक। और राजकीय पुष्प के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं दोस्तों, तो राजकीय पुष्प होता है पलाश का फूल, या जिसे आप लोग टिशू भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है एग्जामिनेशन में। आपको बता दूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे दोस्तों। दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह कैसे पहचानेंगे? इसमें आपको एक धनुष दिखाई दे रहा होगा। धनुष के साथ साथ ये जो बहती हुई नदियां आपको दिखाई दे रही है, ये एक गंगा नदी है तो एक यमुना नदी है। और इनके दोनों तरफ आपको दो मछलियां दिखाई देगी। तो हाँ, ये बनता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें एक धनुष, गंगा नदी, यमुना नदी बहती हुई आपको दिखाई दे रही है और दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको दो मछलियां। चलिए इसमें भी हम प्रकाश डालेंगे कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए अगर दोस्तों आप देखते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आप जानकारी देखते हैं तो देखिए मछली और तीर कमान एक राज्य की चिन्ह है। एक सरकारी मुहर भी इसे कहा जाता है। एक व्रत के ऊपर बनाया गया एक धनुष का चिन्ह। इसके बीच में बहती हुई गंगा नदी और यमुना नदी है और दाएं बाएं आपको दो मछलियां देखने को मिलती है। इसकी स्वीकृति 1938 में स्वीकृति इसे दी गई थी उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह के जैसे। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ देखें पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं और हम लोग पहुंचते हैं राज्य के पुष्प की तरफ। फिर राज्य की पुष्प के बारे में उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुका है और फिर से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपने देखा राज्य के पुष्प के बारे में 3 नाम बहुत फेमस है। ये तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं क्योंकि तीनों में से ना कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। आपको पता है टिशू या पलाश के फूल जो होते हैं ना, जैसे कि जब ये खिलते हैं तो आपको पता है कि ऐसा लगता है कि मानो जंगल में आग लग चुकी है। तो वही पलाश के फूल की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका अंग्रेजी में अगर आपसे नाम पूछ लिया गया तो आप क्या बताएंगे पलाश के फूल या टिशू का? आप कहेंगे फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट। इसे ना फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, मतलब जंगल में लगी हुई आग के जैसा कहा जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ बात करें इसके वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब देंगे ब्यूटिया मोनो मोनोस्पर्म। ये इसका एक साइंटिफिक नेम है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके आकार की अगर हम बात करेंगे तो इसका आकार 1.5 से 2 इंच का होता है, नारंगी कलर का होता है। और ये पुष्प आपको फरवरी से मार्च के महीने में खिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। और जब भी ये खिलेगा ना, ऐसा लगेगा मानो जंगल में, अगर आप दूर से देख रहे हैं तो मानो जंगल में क्या हो गया है, जंगल में एक आग सी लग गई है दोस्तों। ये चीजें याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य की वृक्ष। देखिए राज्य की वृक्ष अशोक को सभी ने देखा है, अशोक सभी जानते हैं, पर एक्चुअली इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो आप लोग नहीं जानते। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अंग्रेजी में जो है ना, वो इसे कहा जाता है दोस्तों अशोक के वृक्ष का अंग्रेजी में इसे अशोका कहा जाता है। याद रखिएगा। अगर हम इसके वैज्ञानिक का नाम बात करेंगे तो सारका सारका अशोका कहा जाता है। ये लिखा हुआ है इसका वैज्ञानिक नाम, आप लोग देख पा रहे हैं। स्थानीय भाषा में लोग बाग इसे सीता अशोक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीता अशोक के नाम से जानते हैं। ये आपको घरों में और मंदिरों में अत्यधिक सीता अशोक आपको देखने को दोस्तों मिल जाता है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। एक अगले प्रश्न की तरफ चले हैं तो हम बात करेंगे राज्य के पक्षी के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो वो होता है सारस। इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रेन। क्या कहा जाता है? क्रेन कहा जाता है। अगर इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे ग्रूस एंटीगोन। ये आपको बताना है। इसकी हाइट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लगभग 6 फीट लंबा तथा
8 फीट तक पंखों का विस्तार करके कद से उड़ने वाला एक पक्षी होता है। सारस उत्तरी एवं केंद्रीय भारत, पाकिस्तान और नेपाल में आपको देखने को मिलते हैं। मुख्यतः अगर भारत की आप बात कर रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को दोस्तों जरूर मिलेंगे। ये एक दर्शन कर लीजिए आप लोग सारस के। ये है भाई आपका सारस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की मछली कौन सी है? जैसा कि आपको भी हाल ही में ही बताया मैंने राज्य की मछली के बारे में, मोए या चीतल। मोए या चीतल जो होता है ये आपकी राज्य की मछलियां होती है, जिसे आप मोए या चीतल कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम आप अगर आप देखेंगे तो इसका अंग्रेजी नाम चीतल है, और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर आप बात करेंगे तो क्या है, चीतला। चीतला इसका जो है, ये इसका एक वैज्ञानिक नाम है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो भारत में गंगा नदी में, यमुना नदी में, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गोमती, सतलज और बेतवा आदि नदियों में आपको देखने को मिल जाती है। और इसके बारे में अगर आप इसकी लंबाई पूछी जा रही है तो 150 सेंटीमीटर, वजन पूछा जा रहा है तो लगभग 14 किलोग्राम का इसका वजन होता है। तो ये अभी तक तो हम लोग जो प्रश्न डिस्कस कर रहे थे वो आपने देखे। एक प्रश्न और बन जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बनने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि राजकीय पशु के बारे में आपने देखा होगा बारहसिंघा। बारहसिंघा को आपने देखा होगा। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्वैम्प डियर। याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी में ही नाम आ सकता है बारहसिंघा का। और इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रूसरवस डू वाव सैली। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 130 से 135 सेंटीमीटर होता है। वजन की बात करेंगे तो 180 किलोग्राम तक होता है। सिंगों की लंबाई की बात करेंगे तो 75 सेंटीमीटर तक होता है। आप लोग घबराइए मत, ये पीडीएफ आपको हम लोग टेलीग्राम पे दे रहे हैं, तो आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वीडियो के तुरंत बाद आपको पीडीएफ हम पहुंचा देंगे, ये वाली जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं बारहसिंगा, जिनकी सींगे की अभी आपको मैंने बताया लगभग 75 मीटर लंबी इनकी सींग होती है। सॉरी 75 सेंटीमीटर, नॉट अ मीटर गाइस। आगे चल लेते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के बारे में आने के लिए बाकी है। तो भाई आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से लिंग अनुपात के बारे में। तो देखिए, लिंग अनुपात की जब बात आती है ना तो 908 लड़कियां और 1000 लड़कों पे 908 लड़कियां की लिंग अनुपात है। हालांकि साक्षरता दर की बात करेंगे तो 69.72% के आसपास इसकी साक्षरता दर यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। महिलाओं की साक्षरता दर 59 के आसपास है और पुरुषों की 79 के आसपास है। अप्रोक्स निकालेंगे तो 69 के आसपास निकलती है। हालांकि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पहले जब नाम था ना, वो 1 अप्रैल 1937 में इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे। अब उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम कब से पड़ा है? तो 24 जनवरी 1950 से पड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश का जब पुनर्गठन हो रहा था, जब 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश का विभाजन भी हुआ है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बाहर निकाला गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसमें थारू जनजाति का एक विवाद चलते रहता है। राजधानी की हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ इसकी राजधानी है। 1921 में राजधानी बनी थी। उच्च न्यायालय अगर आप पूछा जाए आपसे कि भी उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए इलाहाबाद। हाँ, हालांकि देखिए, मंडल और जिलों की संख्या पूछी जा सकती है तो 18 मंडल और 75 जिले आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं भारत का कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो 7.33% के आसपास भारत का ये क्षेत्रफल को कवर करता है दोस्तों। विधानमंडल की अगर आप बात करते हैं तो द्विसदनात्मक विधानमंडल आपको देखने को मिलता है। लोकसभा की सीटें अगर आप देखेंगे तो 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 31 सीटें आपको देखने को मिलती है। विधानसभा की कुल सीट अगर हैं तो 403 है। राज्य की वृक्ष, पुष्प, खेल और पुष्प के बारे में बताया, पर खेल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। खेल आपका होता है यहाँ पे हॉकी। क्या होता है? खेल होता है हॉकी। हालांकि देखिए, इसकी राज्य की भाषा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्य की भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा जो मान्यता प्राप्त है उत्तर प्रदेश में वो उर्दू है। याद रखिएगा। हालांकि देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ प्रमुख नगर और कुछ संस्थापकों के बारे में आपसे प्रश्न उठाया जा सकता है। तो हम देखते हैं आगरा। आगरा को किसने करा था भाई? सिकंदर लोदी। इलाहाबाद की अगर हम बात करेंगे तो ये अकबर ने किया था। लखनऊ की हम बात करेंगे, शहरत खान ने किया था। जौनपुर की अगर आप बात करेंगे
तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। झांसी की अगर हम बात करेंगे वीर सिंह ने, और कानपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदू सिंह ने इसे किया था। एक्चुअली हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। हालांकि निर्माण किसने कराया था, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है बाबरी मस्जिद वाला। हालांकि बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिलती है, और मीर मीर बाकी ने इसका निर्माण कराया था। इलाहाबाद का किला अगर हम लोग देखें, यहाँ अकबर है। आगरा का किला किसने बनवाया था, तो भाई आगरा का जो किला है वो भी अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा नगर नदियों के किनारे बसा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये आ सकता है वाराणसी वाला। वाराणसी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद की अगर हम बात करेंगे तो गंगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हम एक मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं जो अयोध्या है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। आप पढ़ना चाहें सारी नदियों के बारे में पढ़ सकते हैं, पर मैं वही बताऊंगा जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट भी जो होती है ना आपकी सरयू नदी के तट में ही ये बसा हुआ है। हम एक और बात करेंगे यहाँ मथुरा की। मथुरा किस तट के किनारे बचा हुआ है, तो भाई ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि यमुना नदी है ना। कृष्ण जी को याद कर लीजिएगा अगर भूल रहे हो आप तो। साथ साथ में हम लोग आगरा की बात करेंगे तो आगरा भी आपका यमुना नदी के किनारे ही दोस्तों क्या है, बसा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र यहाँ पे सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। और कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो सभी को पढ़ सकते हैं, पर जो मुझे लगता है कि आने के चांसेस हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं काली नदी की, किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं काली नदी की, तो इसे शारदा कहा जाता है ना। वेवती को हम लोग क्या कहते हैं, वेतवा नदी कहते हैं। वर्णवती को हम लोग कैन नदी के नाम से जानते हैं। ये चीजें आप याद रखें, कुछ बदले हुए नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। हालांकि जनजातियों के विषय में ऑलरेडी प्रश्न बन चुका है उत्तर प्रदेश में जनजातियों के विषय में। जैसे आप जानते हैं कि थारू जनजाति। अब थारू जनजाति जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में निवास करती है, पर इसका सही जवाब आप लोग लगाएंगे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। आपको पता है थारू जनजाति, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कि जब दिवाली का पर्व आता है, जब पूरा हिंदुस्तान उसे हर्षोल्लास के साथ मनाता है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति दिवाली को एक शोक पर्व के रूप में मनाती है। और एक प्रश्न और यहाँ से कंप्लीट होता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो वो थारू जनजाति है। कुछ लोग मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है, तो गलत है भाई, पूरा पढ़ा करो, सही पढ़ा करो। उत्तर प्रदेश की बड़ी जनजाति थारू है। भारत की बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो गोंड जनजाति भारत में अत्यधिक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक प्रश्न और आ सकता है बुक्सा जनजाति के बारे में। तो बुक्सा जनजाति यहाँ पर कहाँ पाई जाती है, तो ये भी हालांकि उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बिजनौर में, बिजनौर में निवास करती है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो सोनभद्र है। एक जनजाति के बारे में और आ सकता है सहरिया। सहरिया जनजाति कहाँ की है, तो ये ललितपुर की है, ये याद रखिएगा। पहाड़िया पहाड़िया जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये सोनभद्र की है। देखिए जाति जनजाति वाला भी पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, मैं आपको बता दूं ऑनेस्टी के साथ। तो आप इसे यार पढ़ लेना एक बार, है ना, जरूर पढ़ लेना सारी जनजातियों, क्योंकि ना किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ से क्वेश्चन उड़ जाए। इसलिए हम वो सारी चीजें आपको कवर कराते चले जा रहे हैं ना जो आने के चांसेस हैं। जैसा कि अभी हाल ही में ही आपको मैंने बताया कि इनकी राज्य की भाषा हिंदी होगी, द्वितीय भाषा के रूप में क्या होगा, उर्दू होगा। साथ साथ में यहाँ राज्य की नृत्यों की अगर हम बात करें तो कथक, कथक जो होता है उत्तर भारत का राज्य की नृत्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक जो है क्या है, उत्तर भारत का एक राज्य की नृत्य है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे अध्ययन करेंगे, इसके पश्चात ये उत्तर प्रदेश का जो जीके है यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। देवगढ़ का किला कहाँ पर है, ललितपुर में। चुनार किला कहाँ पर है, मिर्जापुर में है। बाबरी मस्जिद कहाँ पर है, ये वाला थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बाबरी मस्जिद कहाँ पे है, अयोध्या पे है। और जोधाबाई का महल कहाँ पर है दोस्तों, ये चीजें आपको याद करनी है। बाकी तो चीजें आने के उतने चांसेस में मुझे नहीं लग रहे हैं। तो गाइज ये था एक उत्तर प्रदेश का पूरा वीडियो, पर अभी पिक्चर थोड़ी सी बाकी है। ये पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन होगी, तो इनका नाम है सुचित्रा कृपलानी। महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री जो थी वो सुचित्रा कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो यहाँ पर
श्रीमती सरोजनी नायडू हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। और अगर हम लोग यहाँ दैनिक समाचार पत्र की बात करेंगे, हिंदुस्तान का प्रकाशन था और ये प्रकाशित होता था 1887 प्रतापगढ़ से दोस्तों। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या इसका पार्ट 2 पार्ट 3 देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और हमारी मदद करेंगे और भी अच्छे आप वीडियो यहाँ पर कंटेंट देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।